हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 एटम और न्यूक्लियाई क्लास 12 फिजिक्स की। और जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे गीगर-मार्शल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। छोटी क्लासेस में भी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बस यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाने वाले हैं। पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखिए, एक रेडियो एक्टिव सोर्स जैसे कि बिस्मथ हो गया, उसको हमने लेड कैविटी के अंदर रखा है ताकि रेडिएशन हर डायरेक्शन में ना निकल सके। और कॉलिमेटर यानी कि फाइन बीम की फॉर्म में हमने अल्फा पार्टिकल की एक बीम बनाई। फर्दर लेड स्लिट यूज की गई ताकि वो बीम की फॉर्म में निकले। और एक गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस अराउंड 10⁻⁸ मीटर की है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर है यहाँ पर, कि जिसकी थिकनेस है, उस पे हमने ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर कराए। और एक स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, साथ में माइक्रोस्कोप, दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर डिटेक्टर का रोल प्ले करते हैं। और हमने कुछ कंक्लूजन निकाला, आपने पहले भी पढ़ा हुआ। कंक्लूजन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, few of them scattered from small angle, very few of them scattered from large angle, and 1 in 8,000 या फिर 10,000 retrace its path। ये चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं। उसी चीज़ को प्रूफ करता हुआ डायग्राम भी है हमारे पास, ग्राफ है। स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो मिनिमम एंगल पे है, यानी कि स्ट्रेट सब गए हैं। जैसे जैसे एंगल डिफ्लेक्शन बढ़ता रहा, पार्टिकल्स की संख्या कम होती चली गई। तो रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन निकाला, ग्राफ और एक्सपेरिमेंट जो कहता है, मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिकल थे वो बिल्कुल सीधा चले गए बिना डिफ्लेक्शन के। कुछ पार्टिकल जैसे कि 0.14% 1 डिग्री से ज़्यादा के एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। बहुत कम, यानी कि एक पार्टिकल लगा लो 8,000 या 10,000 में से, जिसने अपना पाथ जो है वो रीट्रेस कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट का जो स्टडी हमारे पास आई निकल के, उसके बेस पर रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल तैयार किया। मैं अब डायग्राम रब कर रहा हूँ, डायग्राम रब करके मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ उसके पोस्टुलेट की। जो रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एटम दिया तो उसने क्या क्या पोस्टुलेट निकाले, देखिए। तो हम लिखेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अपने इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने जो सबसे पहला पोस्टुलेट दिया वो ये दिया कि सारे का सारा मास और सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज एक एटम का जो है वो सेंटर में बहुत छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। मास ऑफ ऑल द मास, या फिर हम लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज of atom are concentrated at very small space known as, और उस स्मॉल स्पेस को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया, एटॉमिक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का साइज बहुत थोड़ा बताया गया, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का, जो कि एटम के कंपैरिजन में बहुत कम था। एटम का साइज 10⁻10 मीटर बताया गया। तो हम लिख देते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल as compared to size of atom। ये दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने दिया मॉडल ऑफ एटम
और तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने कहा कि जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहेंगे अपने सर्कुलर पाथ में। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल revolves around the nucleus in circular orbits। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहेंगे और जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उनको घुमाने के लिए वो कहाँ से आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे आएगी। याद रखना है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव नेगेटिव चार्ज इन सर्कुलर ऑर्बिट इज प्रोवाइडेड बाय कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और लास्ट, जितने नंबर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वल होंगे जितना पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। ये चौथा था उनका पोस्टुलेट, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस। इन दोनों का एक जैसा होना एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है। ये पोस्टुलेट थे, लेकिन इन पोस्टुलेट्स में दो लिमिटेशन भी हमारे पास आई। रदरफोर्ड की दो लिमिटेशन बेसिकली हमारे पास आई। पहली लिमिटेशन थी कि वो फेल हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन करने पर। ही फेल्ड इन एक्सप्लेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ, कैसे? रदरफोर्ड ने कहा कि एटम जो है वो एक्सीलरेटेड मोशन में है। एक्सीलरेटेड मोशन का मीनिंग होता है कि जिसका मोशन कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यू वेलोसिटी चेंज हो रही है। ऐसे मोशन में एनर्जी भी लूज होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एनर्जी लॉस की जा रही है, न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी अगर कंटिन्यू लूज हो रही है तो इसका मीनिंग है उसकी स्पीड डाउन होनी शुरू हो जाएगी। आप भागना शुरू करते हो, बहुत तेज भागते हो, जब बहुत तेज भागना शुरू कर देते हो तो आप थकना शुरू हो जाओगे, तो धीरे धीरे स्लो होते जाओगे, फाइनली रेस्ट पे आ जाओगे। वही काम होगा इलेक्ट्रॉन के साथ अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, कि जब वो एनर्जी लूज करेगा तो उसकी जो है वो स्पीड स्लो होती चली जाएगी, एनर्जी लॉस होती चली जाएगी, और एज न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच रहा है तो फाइनली राउंड की जगह उसका जो पाथ है वो स्पाइरल हो जाएगा और फाइनली वो आगे कहाँ गिर जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में भिड़ जाएंगे, तो जो स्टेबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी। तो ये पहली कमी थी रदरफोर्ड की, कि जिन्होंने ये कहा कि एटम जो है वो कांस्टेंट एनर्जी के साथ नहीं मूव कर रहा, तो एक्सीलरेटेड मोशन में कर रहा है। और अगर एक्सीलरेटेड है तो एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो पार्टिकल का पाथ चेंज होगा, न्यूक्लियस अपनी तरफ कॉन्टिन्यूस खींच रहा है कोलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो फाइनली वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। ये पहली कमी थी उसकी जो उसने बताई। जो उसने हमने जो कमी उसकी बाद में निकाली दूसरे साइंटिस्ट ने। दूसरा जो उसका डिसएडवांटेज था वो था ही फेल्ड इन एक्सप्लेन। एक चीज और उसने एक्सप्लेन नहीं की, वो था एटम का स्पेक्ट्रम। अब ये चीज उसने कैसे नहीं एक्सप्लेन की, देखिए जो क्लासिकल थ्योरी है फिजिक्स में उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें से रेडिएशन निकलती है। उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही वो निकली है। ये है क्लासिकल थ्योरी। लेकिन जब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग वो एक्सीलरेटेड मोशन में है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है,
एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए जो उसमें से वेव निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच नहीं करेगी। रदरफोर्ड ने क्लासिकल थ्योरी को जो है वो झूठा बना दिया। इस वजह से हमने इसको ये रखा कि ये अच्छे से एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। एक इम्पोर्टेंट चीज जो रदरफोर्ड के मॉडल के साथ अटैच्ड है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक आर्टिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल आ जाता है उस आर्टिकल पे, वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए इसका मीनिंग क्या है। रदरफोर्ड क्या करा रहे हैं, गोल्ड की फॉइल पे बम्बार्डिंग हो रही है अल्फा पार्टिकल की। गोल्ड भी मेटल है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है नेचर में, और पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करने वाला है कि ये है गोल्ड का एटम और ये है उसका न्यूक्लियस जो पॉजिटिव है। गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है जेड से हम डिनोट कर देते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए कितनी वैल्यू है गोल्ड की, ये है 79। अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं जो ऑल्सो पॉजिटिव नेचर है और जिसका मीनिंग है 2e +2 चार्ज होता है इनके ऊपर। ये इसकी तरफ आ रहे हैं, इस पार्ट पे दोनों पॉजिटिव हैं तो ये न्यूक्लियस इसको रिपेल करेगा। लेकिन कहाँ से रिपल्शन शुरू होगी, मान लीजिए ये बड़ी एनर्जी से निकल रहे और यहाँ पर आने के बाद इससे ज़्यादा आगे ना आ पाए, या हम ये कह सकते हैं ये वो पॉइंट है जहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो न्यूक्लियस से ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम r नोड लिखेंगे, और इस r नोड को बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि दोनों पॉजिटिव होने की वजह से, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, फिर भी पॉजिटिव चार्ज जितना पास जा पाया न्यूक्लियस के उस डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या फिर वो डिस्टेंस जहां टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अब देख लीजिए चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होगा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल तो आपको पता है हीलियम है +2e, चार्ज ऑन गोल्ड एटम ये भी हो जाएगा +Ze, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम इंफेक्ट करने वाले हैं तो Z उसका जो है वो जितना भी होगा आप लिख लोगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की अल्फा पार्टिकल हाफ mv², ये इनिशियल उसकी है। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में हमने किया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे देखनी है, इस डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट डिस्टेंस r क्लोजेस्ट अप्रोच पे, तो ये इक्वल हो जाएगी आपके पास 1/4πε0 q1 q2/r। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, देखिए 1/4πε0 q1 Ze, q2 2e, r कितने हैं r 9, e दो बार है तो ऊपर लिख सकते हैं 2Ze² अपॉन में 4πε0r²। ये है पोटेंशियल एनर्जी, और हमें पता है इस पॉइंट पर काइनेटिक किसके इक्वल हो जाती है, पोटेंशियल के। तो हम लिख सकते हैं एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वैल्यू पुट करते हैं
आर नोड निकालना है, तो आर नोड को इधर ले आओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो आर नोड इज इक्वल टू 2z e² 4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो अब बोर्ड में आ गया हाफ एम वी का स्क्वायर। ये पूरी की पूरी टर्म बाहर चली गई। ये फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, ये फॉर्मूला। जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो इस फॉर्मूले को उसने जब किया तो उसने काइनेटिक एनर्जी जो ली थी वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली थी। जेड की वैल्यू 79, चार्ज आपको पता ही है, इसकी भी वैल्यू आपको पता है, तो फिर इसने इसको सॉल्व किया तो जो आर नोड की वैल्यू आई थी वो आई थी 41.3 फर्मी। फर्मी का मीनिंग होता है 10⁻⁻15। तो वो डिस्टेंस आया था कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड के एटम के इतने ही क्लोज जा सकता है, इससे ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकता। तो ये आज हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और उसका एक्सपेरिमेंट आज हमने स्टडी किया।